हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे बच्चों। और हम लोग बेटा आ गए हैं उसके अगले वीडियो पर। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे के सारे बेटा पुराने वीडियोस पढ़ सकते हैं। इसके पहले कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे फंक्शन मैं अपलोड कर चुका हूं। जैसे एनालिटिक फंक्शन मैंने पूरा करा दिया। उसके बाद सेकंड टॉपिक चल रहा है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और आज हम लोग इस बाइलिनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों आर्गुमेंट की हेल्प से इक्वेशंस को निकालना सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस की हेल्प से सर्कल और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालना सीखा था। आज बच्चों आर्गुमेंट की हेल्प से भी ये सारी की सारी इक्वेशंस निकलती हैं और इनको हम लोग बच्चों निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर भी है। ये बात नहीं भूलनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर भी है। जैसे आप याद करो, वेक्टर आप पढ़ते थे तो वेक्टर में आप क्या करते थे। मान लो जैसे एक पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट हमारा बी है। जैसे कि मान लो ये ओरिजिन है, आप ओ को ए से मिलाते थे तो इसको आप ए वेक्टर कहते थे। आप कहते थे कि ओ ए वेक्टर जो है ना, ये हमारा ए वेक्टर है, तो इसको बोलते थे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, है ना। इसको आप कहते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, है ना। सिमिलरली आप ओ बी वेक्टर निकालते थे, इसको आप कहते थे बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या होता था, ये होता था बी वेक्टर। ये होता था पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, इसे आप बी का पोजीशन वेक्टर कहते थे। आपको याद होगा। अच्छा, अगर मान लो मैं ए टू बी जाऊं तो ये भी एक वेक्टर है। तो जैसे अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना होता था तो आप ए बी को निकालने के लिए क्या करते थे, आप कहते थे कि ओ बी माइनस ओ ए। मतलब आप कहते थे कि ए बी चाहिए तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। उल्टा, ए से बी जाना है तो पहले बी का पोजीशन वेक्टर फिर ए का पोजीशन वेक्टर। तो आप इसको लिखते थे बी माइनस ए। और सिमिलरली अगर हमें बी ए निकालना होता था तो आप कहते थे ए माइनस बी, है ना। सिमिलरली देखो, मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, ठीक है। तो अगर हम ये पॉइंट भी Z1 है और इसको इससे मिला देंगे तो ये भी Z1 ही होगा, क्योंकि पॉइंट भी Z है और लाइन भी Z है। सिमिलरली ये भी Z2 होगा, ये पॉइंट भी Z2 है और ये लाइन भी Z2 होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे हम इसको एक पॉइंट माने Z1 और इसको एक पॉइंट माने Z2। अगर हम Z1 से Z2 जाएंगे, देखो जैसे A से B गए थे तो B माइनस ए था, तो अगर आप Z1 से Z2 जाएंगे तो ये होगा Z2 माइनस Z1। और ये क्या है, एक वेक्टर। Z1 एक पॉइंट है, Z2 एक पॉइंट है। जब आप Z1 से Z2 की तरफ जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो होगा Z2 माइनस Z1। हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो बच्चों ये शायद, अच्छा ये मैंने बता दिया था आपको, हाँ ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि मॉडुलस में इसका यूज हुआ था। मॉडुलस में इसका यूज हुआ था, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। कोई बात नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि ये Z1 है और ये Z2 है। अगर आप Z1 से Z2 जाएंगे तो होगा Z2 माइनस Z1। और अगर आप Z2 से Z1 जाएंगे तो क्या होगा, तो होगा Z1 माइनस Z2। हाँ, दो अलग अलग है। Z1 से Z2 डायरेक्शन तो Z2 माइनस Z1, Z2 से Z1 डायरेक्शन तो Z1 माइनस Z2। दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हैं, है ना। ध्यान रखना, मतलब Z1 एक पॉइंट है, Z2 एक पॉइंट है, लेकिन Z2 माइनस Z1 एक लाइन है, एक वेक्टर है, लेकिन वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट भी है। ये सब बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाना सीखिए और उस पर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट के अलावा आपको और भी बहुत सी प्लेलिस्ट मिलेंगी। बहुत मैथ्स का समुद्र है मेरा चैनल बेटा, उसमें डूब जाइए। डूब नहीं जाइए, मतलब उसमें मस्त होके एंजॉय करिए। डूबना तो गलत हो गया ना उसमें मस्त होके एंजॉय करिए समुद्र में, ठीक है।
चलिए खैर, अब देखो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। देखो जैसे इसको सबको मिटाते हैं और आर्गुमेंट की हेल्प से इक्वेशन कैसे निकालनी है ये मैं तुमको जरा आज यहां पर बच्चों समझाता हूं, है ना। देखो बच्चों ध्यान दो, देखो जैसे कि मान लो अगर हमने ये अपना बनाया कॉम्प्लेक्स प्लेन और यहां पर z लिया, z, और इसको इससे मिलाया तो ये z हो गया, o टू z, ओरिजिन टू z, है ना, मतलब ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से z जाएंगे, o टू z जा रहे हैं तो क्या होगा, z माइनस o, दैट मीन्स z। ये ओरिजिन है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया, है ना। तो अगर हम ओरिजिन टू z जाएंगे तो क्या होगा, z माइनस 0, दैट मीन्स z हो गया। तो ये पॉइंट भी z है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी z है। देखो मान लो इसका एंगल अगर थीटा है तो इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया, थीटा। देखो थीटा मतलब आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, उसको हम इस लाइन से हमेशा मेजर करते हैं, ये होता है रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, इससे हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, और ये कितना है, थीटा है। अच्छा अब देखो अगर ये z यहां पर होगा तब भी आर्गुमेंट यही रहेगा, अगर ये z यहां पर होगा तब भी आर्गुमेंट यही रहेगा, अगर ये z को आगे ले लें तब भी आर्गुमेंट यही रहेगा, मतलब ये z इस लाइन पर कहीं भी चला जाए आर्गुमेंट यही रहेगा। हाँ ओरिजिन पे नहीं आना चाहिए, अगर z इक्वल टू 0 हो गया, हाँ एक बात और समझ लो कि आर्गुमेंट ऑफ 0 जो होता है ना वो नॉट डिफाइंड होता है, ध्यान रखना। 0 का आर्गुमेंट आप नहीं निकाल सकते, 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट आप नहीं, क्योंकि वो tan थीटा बराबर y अपॉन x करोगे तो इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, क्योंकि 0 का मतलब 0 प्लस 0 आयोटा, तो वो अनडिफाइंड वाला कॉन्सेप्ट चला जाएगा ना, 0/0 केस बन जाएगा, बहुत समस्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, और टेंशन हम पालते नहीं कभी लाइफ में, बस समझे। तो 0 का आर्गुमेंट बच्चों डिफाइंड नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। तो मतलब z इस लाइन पर कहीं भी होगा 0 को छोड़ करके, ऊपर कहीं भी जाए, ऊपर कहीं भी जाएगा तो इसका आर्गुमेंट हमेशा z ही रहेगा। हाँ z इसके नीचे नहीं आ सकता, अगर मान लो z यहाँ चला गया ना, मान लो z यहाँ चला गया तो अब इसका आर्गुमेंट थीटा नहीं होगा, अब इसका आर्गुमेंट हो जाएगा ये वाला एंगल कितना होगा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर ही जाना है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन हमको दिख रही है, क्योंकि z इस लाइन पर कहीं भी होगा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, z इस लाइन पर कहीं भी होगा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया आर्गुमेंट z बराबर थीटा। बात समझे। देखो जैसे कि मान लो अगर मैंने एक लाइन ले लिया ऐसे करके ओरिजिन को छोड़कर, और इसका एंगल मान लीजिए मैंने 60 ले लिया, π/3 ले लिया, तो इस लाइन का इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट z बराबर π/3। z का मतलब 0 से z की तरफ जाने वाली लाइन, z कहीं भी हो सकता है, 0 से z की तरफ जाने वाली लाइन, और उसका आर्गुमेंट कितना है, π/3। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया। मान लीजिए मैंने ऐसे लिया, ऐसे करके मान लो मैंने z लिया यहाँ पर ऐसे, और ये एंगल मान लो मैंने ले लिया 2π/3, 120 डिग्री का। अब देखो z यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, समझो, बोलो बेटा। तो ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया 2π/3। मान लो फॉर एग्जांपल देखो देखो मान लो, अब तुमको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, मान लो मैंने ऐसे लिया, ये लिया मान लो मैंने, ठीक है ना। अच्छा और ये एंगल 45 ले लिया π/4, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, आर्गुमेंट z इक्वल टू π/4 होगा। देखो अब अगर कोई बच्चा इस नॉलेज का यूज ना करे, जैसे आपसे पूछा जाए कि आर्गुमेंट z इक्वल टू π/4 क्या है, तो आप कहोगे आर्गुमेंट z इक्वल टू π/4 ये लाइन है और ये ऊपर की तरफ जाने वाली लाइन है, इसमें ना तो ओरिजिन कवर हो रहा ना उसके पीछे के एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, ठीक। लेकिन देखो अगर मान लो आपको
ये इक्वेशन दे दी जाए कभी भी, है ना, जैसे कि अगर मान लो आपको ये इक्वेशन दे दी जाए कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाई 4 और आपसे पूछा जाए ये क्या है, और आप ये सब नॉलेज आपको ना हो, आपको आर्गुमेंट की नॉलेज ना हो, आपको ये सब कॉन्सेप्ट ना आते हों, तो आप क्या करोगे? जनरली जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, कहते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लो। जनरली जो बच्चे या बाकी कई सारे किताबें लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जो भी कुछ आए उसमें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दो। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि हर जगह z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखने से बात नहीं बनती। कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक हम गलतियां करेंगे, और गलतियां करेंगे तो फिर ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आगे के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह हुआ, इसमें बहुत दिक्कत हमको होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह में भी सर्कल वगैरह आता है। मैं समझे? तो जैसे कि मान लो अगर इसका मैं आर्गुमेंट निकालूं, तो जैसे आर्गुमेंट का मतलब थीटा, और थीटा क्या होगा? tan इनवर्स y अपॉन x होगा, जैसा कि बच्चे सोचते हैं। तो इसका आर्गुमेंट क्या हो गया? ये आर्गुमेंट हो गया tan इनवर्स y बाई x बराबर पाई बाई 4। तो y बाई x कितना हो गया? ये हो गया tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो y बराबर x हो गया। तो बच्चों को लगेगा कि y बराबर x लाइन है। तो देखो जैसे कि ये एंगल 45 है, तो अगर हम इस लाइन का इक्वेशन निकालें तो y बराबर x होगा, क्योंकि y बराबर mx होता है लाइन का इक्वेशन, आपको याद हो तो mx ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx होता है, जहां पर m बराबर कितना होता है? tan थीटा, और थीटा कितना है? पाई बाई 4, तो 1 हो गया। तो m की वैल्यू 1 रखोगे तो y बराबर x मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप y बराबर x कहते हो तो y बराबर x पूरी लाइन होती है। y बराबर x का मतलब ये पूरी लाइन, जबकि यहां पर आपका आंसर ये पूरी लाइन नहीं है। यहां पर आपका आंसर क्या है? केवल ओरिजिन के ऊपर वाली लाइन। तो मतलब आपका जो सही आंसर है वो ये है कि y बराबर x और x पॉजिटिव, मतलब y बराबर x लाइन लेनी है कब? जब x पॉजिटिव है तब। तो ये इस आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाई 4 का सही आंसर है, अगर आप इसे एक्स वाई में लिखना चाहेंगे तो, क्योंकि इसमें जो लाइन लेनी है वो आधी लेनी है। आपको ये लाइन लेनी है, ना ओरिजिन लेना है ना आपको पीछे का पार्ट लेना है। एक्स पॉजिटिव कह लो या वाई पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई भी पॉजिटिव होगा। आप देख लो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है ना, तो यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। बस समझे? जबकि अगर आपको ऐसे किया तो यहां पर ये कहीं से नहीं मालूम चल रहा है कि एक्स पॉजिटिव ही लेना है। बात समझे? तो अगर आप ऐसे करोगे तो गलती कर सकते हो आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखो एक बात और, देखो यहां पर इंपॉर्टेंट, लिखो जरा बच्चों उसको जल्दी से। यारा हो यारा, तुझ में तमाम दे रहे हैं सब मुझे तेरा नाम। देखो ध्यान दो, मान लो अगर मैं ये लेता हूं एक लाइन ऐसे करके, ये, और ये एंगल मान लो पाई बाई 3 है। अब देखो पाई बाई 4 है मान लिया, ये एंगल अब आपने क्लॉक वाइज मेजर किया है। तो जब एंगल क्लॉक वाइज मेजर होता है तो वो नेगेटिव होता है, मैंने बताया था। तो मान लो यहां पर अगर z है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आर्गुमेंट z इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, क्योंकि अब आपने एंगल को क्लॉक वाइज मेजर किया है ना। तो नेगेटिव एंगल का मतलब जरूर इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से आपने एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया होगा। बस समझे? और अगर एंगल पॉजिटिव है तो इसी लाइन से आपको एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होगा। बस समझे? अच्छा, अब देखो, है ना, तो यहां पर ध्यान रखना हर बार z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान के काम नहीं चलता। हाँ, उससे इक्वेशन का एक रफ आइडिया लगेगा कि कई किस टाइप की लाइन है, लेकिन कंप्लीट आइडिया तभी लगेगा जब आप यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज से इसको करना चाहेंगे तब। देखो
जैसे मान लो बच्चों, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आई बराबर π/3, मान लो मैंने ये लिखा z माइनस आई। अब देखो ध्यान दो बच्चों, z माइनस आई का मतलब हुआ फ्रॉम i टू z, फ्रॉम i टू z, है ना। z माइनस आई का मतलब i से z, जैसे कि z1 माइनस z2 का मतलब क्या था कि आप z2 से z1 जा रहे हैं, बात समझे। तो आप i से z जा रहे हैं। अच्छा, i का मतलब क्या, i का मतलब 0 प्लस आई, और 0 प्लस आई का मतलब 0,1। तो देखो i यहाँ पर कहीं होगा। i को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, इसका मतलब 0,1। तो अब आप i से z जाएंगे और एंगल कितना होगा π/3। ये एंगल कहाँ से मेजर करना है, इसी रियल एक्सिस से। लेकिन अब आप रियल एक्सिस पे तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, उसके पैरेलल लाइन से एंगल मेजर कर लीजिए। तो अब आप i से z जाएंगे और एंगल कितना बनाएंगे π/3। z यहां पर कहीं भी इस लाइन पर हो सकता है। तो अब आपकी लाइन रियल एक्सिस को काट नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, आप वहां से उसके पैरेलल एक लाइन बना लीजिए और एंगल को मेजर कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये इस लाइन का इक्वेशन यहां पर बच्चों बनेगा। इस लाइन का इक्वेशन यहां पर ये बनेगा फ्रॉम i टू z, ठीक है। z इस लाइन पर कहीं हो सकता, हाँ इसके पीछे आप नहीं जा सकते। इसके पीछे जाएंगे तो वो एंगल π/3 नहीं रहेगा, आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। और हाँ, आप i के बराबर भी नहीं जा सकते, मतलब आप यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। सर्कल का मतलब ये लाइन हमारी इस पॉइंट को कवर नहीं करेगी, है ना। सर्कल का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइन इस पॉइंट को कवर नहीं कर रही है, मतलब आप z को i के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर सर्कल नहीं बनाया, इसका मतलब आप इस पॉइंट को कवर कर रहे हैं, और इस पॉइंट को कवर करने का मतलब आपका z i के बराबर हो गया। और अगर z i के बराबर हो गया तो यहाँ 0 हो गया, 0 का आर्गुमेंट ये नहीं होता, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, मतलब आप इस पॉइंट को नेग्लेक्ट करेंगे, इसको छोड़ करके ऊपर जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब जैसे बच्चों यहां पर भी ध्यान रखना, अगर आप z को x प्लस आई वाई मानेंगे तो आपको सही इक्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं इसी में z को x प्लस आई वाई मान लूं फॉर एग्जाम्पल, और देखूं क्या मिलता है, तो क्या होगा, देखो ये होगा आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब x प्लस आई वाई माइनस आई बराबर π/3। तो आर्गुमेंट क्या हो गया बच्चों, x प्लस आई कॉमन, y माइनस 1 बराबर π/3, और आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स y/x बराबर π/3, है ना। ये y हो गया, ये x हो गया, तो y माइनस 1/x क्या हो गया, tan π/3 हो गया। tan π/3 का मतलब बेटा कितना हो गया, √3 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, √3x हो गया। देखो ये इसका इक्वेशन आ गया, है ना। अब आप इस क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो y बराबर mx प्लस सी वाला इक्वेशन है ये। m का वैल्यू कितना है, √3, और m √3 का मतलब एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, है ना। और c कितना है, 1, तो c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो मतलब देखो ये लाइन जाएगी, इसका एंगल होगा 60 डिग्री, और ये c कितना है, c यहाँ पर 1 है, तो ये डिस्टेंस 1 हो गई। ये c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, आपको याद हो तो। m को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, जो tan 60 होता है। मतलब यहाँ से मालूम पड़ता है कि ये लाइन है, और हाँ ये लाइन तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये पूरी लाइन अपने पास नहीं है, अपने पास सिर्फ आई से ऊपर की लाइन है ना। और यहाँ से ये नहीं मालूम चल रहा है कि पूरी लाइन नहीं। ये अगर आप इस मेथड से कहोगे तो आप कहोगे हमारा आंसर ये पूरी लाइन है, जबकि आपका आंसर एक्चुअली पूरी लाइन नहीं है, आपका आंसर केवल इतना है, तो ये सही है और ये गलत है। तो ये प्रॉब्लम आएगी z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानने में यहाँ पर हर जगह, कि आपको यहाँ से वो पूरी लाइन दिखने लग जाएगी। एक्चुअल लाइन पूरी नहीं होती, उसका कुछ पार्ट होता है, इसलिए इसको हम रे कहते हैं, रे, क्योंकि ये रे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। रे सन रे जैसे होते हैं ना, वैसे ये एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी रे, तो कोई यहाँ से ऊपर जाने वाली रे, इसका लोकस जो है वो रे हो गया, है ना। इक्वेशन यानी कि लोकस वो सब बात बराबर है। इस इक्वेशन का जो लोकस है वो एक रे हो गया, एक लाइन हो गई। बात समझे बच्चों, लिखो जरा इसको ध्यान से बच्चों।
मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है, बरसों बीत गए। देखो समझो, मान लो हम ऐसे करके एक क्वेश्चन लिखें कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन प्लस आई बराबर माइनस पाई बाई 4। और अब आपसे ये पूछें कि भाई ये क्या है, तो देखो क्या करोगे, यहां से माइनस कॉमन लो तो 1 माइनस आई होगा और माइनस का पाई बाई 4 है। अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 1 माइनस आई से z की तरफ जाने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बच्चों हुआ, 1 माइनस आई से z की तरफ जाने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 माइनस आई का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 का मतलब देखो ये कुछ ऐसे, 1 माइनस 1 यहां पर कुछ हुआ, ये 1 माइनस आई, ठीक। तो 1 माइनस आई से z की तरफ जाने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, और एंगल कितना है माइनस पाई बाई 4, मतलब क्लॉक वाइज मेजर किया गया होगा। तो जैसे अब आप इसके पैरेलल लाइन यहां से बना लीजिए, रियल एक्सिस के पैरेलल लाइन आप यहां से बना लीजिए, और आपको यहां से जो एंगल लेना है वो माइनस पाई बाई 4 का लेना है। मतलब अब ये माइनस पाई बाई 4 का मतलब एंगल जो होगा वो क्लॉक वाइज होगा। ये देखो, तो z आपका यहां पर कहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि इस पॉइंट से z की तरफ जाना है और एंगल कितना हो रहा है माइनस पाई बाई 4 का। देखो यहाँ पर एंगल हो रहा है, ये पॉइंट है 1 माइनस आयोटा, और इस पॉइंट से आपको z की तरफ जाना है और एंगल कितना हो रहा है माइनस पाई बाई 4 का। देखो यहाँ पर एंगल हो रहा है जो कि ये है। बात समझे? तो बच्चों ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन ये होगा, इस रे का इक्वेशन ये होगा, ऐसा कह सकते हैं। करो जल्दी से, नोट करो इसको। ठीक है, तो ये सब बेटा बहुत बेसिक चीजें हैं, इनका भी कन्फॉर्मल मैपिंग, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और मज़ा इसलिए भी आता है कि दूसरे इसको समझते नहीं और हम लोग समझते हैं। उन चीज़ों को पढ़ने में खास तौर पे मज़ा आता है जो दूसरे ना समझें और हम समझें। नहीं कर, ऐसी थिंकिंग मेरी नहीं है यार, मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, तभी तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना। बाकी लोग ऐसा सोचते हैं, तुम भी ऐसा नहीं सोचना, तुम भी सबको सिखाना। मैथ्स जो है बेटा दूसरों को सिखाने का नाम है, ठीक है ना। जो बातें हमको समझ में आ रही हैं वो सबको समझ में आए, यही मैथमेटिक्स है और यही मैथमेटिशियन का काम होता है। और मैथमेटिशियन बेटा जो कुछ करता है वो अपने लिए कभी नहीं करता। ये साइंस बनी, ये टेक्नोलॉजी बनी, ये डॉक्टर्स में इतने सारे दवाइयाँ बन रही हैं, किस लिए? क्या डॉक्टर अपने घर में दवाई लगाएगा? नहीं, पूरी दुनिया को बांटेगा। मैथमेटिक्स क्या अपने घर में ही मैथ्स पढ़ेगा, अपने घर में टेक्नोलॉजी लाएगा? नहीं, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बांटेगा, है ना। आज एक लाइट बनी है तो लाइट का थोड़ी मतलब है कि जिसने लाइट बनाई उसने घर में ही बल्ब लगा लिए, बाकी दुनिया को अंधेरे में रखा। नहीं, उसने पूरी दुनिया को लाइट बांटी। जिसने मोबाइल बनाया उसने पूरी दुनिया को मोबाइल बांटे। तो टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, अच्छी चीज़ें हैं, ये पूरी दुनिया को बांटनी चाहिए, मिल बांट कर इसका एंजॉय करना चाहिए। ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि खाली हम ऐसा करें बाकी कोई ना करे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना। मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम भी ऐसा करना। जो बच्चों को नहीं समझ में आता है मैथ्स, उनसे कहना लाओ तुमको मैं समझाता हूँ। समझाओ, पढ़ाओ, पढ़ाना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरों को पढ़ाइए। लेकिन हाँ, यूट्यूब मेरे लिए छोड़ दीजिए, बाकी पढ़ाइए, घर पे अपने आसपास लोगों को पढ़ाइए, कोचिंग सेंटर खोलिए, ट्यूशन पढ़ाइए। आप देखो कितना आपके अंदर अरे बहुत कमी है यार मैथ्स पढ़ाने वालों की। गांव में देखो बीएससी एमएससी के कहाँ कोई टीचर मिलते हैं यार, बहुत रेयर। ये कमी मैंने भी झेली है, ऐसा नहीं है, है ना।
मैथ्स पढ़ाने वालों की बहुत कमी है इंडिया में, इंडिया के बाहर हर जगह। मैथ्स तो लोगों को समझ में ही नहीं आता है, और ख़ास तौर पे ये हार्ड वाला मैथ्स, बीएससी एमएससी का प्योर मैथ्स, ओफो, बात ही नहीं कर सकते आप। बस हाँ वो पढ़ा लेते हैं लोग, डिफरेंशिएशन कर लो जी, इंटीग्रेशन कर लो जी, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया जी, टी मान लिया, बड़ा मजा आ गया, एपीजीपी कर लिया जी। बाकी बहुत कमी है बेटा, मैथ्स पढ़ाने वालों की बहुत कमी है, पूरी दुनिया में कमी है। और आप अच्छे मैथमेटिशियन बनिए, लोगों को मैथ्स पढ़ने के लिए इंस्पायर करिए कि मैथ्स पढ़िए, मैथ्स में लॉजिक है, मैथ्स में जॉब है, बहुत जॉब है मैथ्स में। आपको क्या लगता है? आप देखो कोई भी कंपटीशन आप फेस करिए, छोटा मोटा आप एक कंपटीशन भी फेस करेंगे, वहाँ पर मैथ्स आता है, और अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप वो कंपटीशन फेस कर लेंगे, निकाल लेंगे। भाई अगर मैथ्स के साथ थोड़ा, जैसे मैथ्स वाले बच्चों का लॉजिक डेवलप हो जाता है, वो छोटी मोटी चीज़ें अपने आप पढ़ के सीखने लगते हैं। फिर अब छोटी मोटी लॉजिकल क्वेश्चन है, जनरल साइंस है, ये है वो आप पढ़ के सीखने लग जाएंगे, अगर आपका मैथ्स का लॉजिक क्लियर है तो। एक बार मैथ्स पढ़िए तो बाकी सब कंपटीशन आसान हो जाएंगे आपके लिए। बैंकिंग है, ये है, वो है, जितने भी कंपटीशंस होते हैं, साइंटिस्ट का जॉब है, कहीं भी कंपटीशंस हैं, सब में मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंस। अगर आपका मैथ्स का लॉजिक क्लियर तो बाकी फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अभी मैथ्स पढ़ाने वालों की बहुत कमी है, क्योंकि मैथ्स से ही टेक्नोलॉजी है, मैथ्स वाले ही अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बनते हैं, ध्यान रखना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं अच्छे, वो तभी बनेंगे जब मैथ्स आएगा। चलिए खैर बेटा, बातें होती रही। हाँ तो मैं यहाँ पर था, मैंने बताया देखो इसका एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आर्गुमेंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा z प्लस 1, सॉरी z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 2π/3। मान लो मैंने ऐसे लिखा। फिर वो चीजें देखो, क्या आप यहां से अंदर से माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 3 आयोटा, और क्या हो गया, 2π/3 हो गया। बात समझे? हाँ अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 1 माइनस 3 आयोटा से z की तरफ जाने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 माइनस 3 आयोटा का मतलब क्या हो गया, 1 कॉमा माइनस 3। सोचिए, तो 1 कॉमा माइनस 3 का मतलब 1 माइनस 3 यहां पर कहीं हुआ, तो 1 माइनस 3 आयोटा ये हुआ। तो यहां से z की तरफ जाने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका एंगल कितना है बोलो, 2π/3 है। तो यहां से आप एक इसके पैरेलल लाइन बना लीजिए, ठीक है। यहां से एंगल मेजर करना है, और एंगल चूंकि 2π/3 है तो आप कुछ ऐसे लेके जाएंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो, क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो z यहां पर कहीं भी हो सकता है। तो ये लाइन इससे रिप्रेजेंट हो रही है। अगर आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानते हैं तो आपको इस लाइन का पूरा इक्वेशन मिलेगा, जबकि ये हाफ इक्वेशन है ना। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, आप इसकी इक्वेशन देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 कॉमा माइनस 3 पॉइंट है, और इस लाइन का अगर आप देखें तो x एक्सिस से एंगल कितना है, 2π/3, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 2π/3, tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, 180 माइनस 60, तो क्या होगा, माइनस tan 60, तो माइनस का √3 हो जाएगा, है ना। tan 180 माइनस थीटा, बोल गए क्या, छोटी बातें, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है tan, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो माइनस √3 आ गया ये। और ये पॉइंट है, तो पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो लाइन का इक्वेशन होता है ना, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। देखो y1 ये हो गया, तो y प्लस 1, y प्लस 3, m कितना हो गया, माइनस का √3, x माइनस x1 कितना हो गया, 1। तो ये देखो इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अगर आप z को x प्लस आई वाई मानोगे तो यही इक्वेशन मिलेगा, लेकिन ये तो पूरा इक्वेशन हो गया ना, इसका मतलब ये पूरी लाइन, जबकि इसका आंसर पूरी लाइन नहीं है, इसका आंसर क्या है, आधी लाइन। क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट वाला इक्वेशन होता है ये पूरी लाइन की बात करता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा करेक्ट होता है, वो मोर करेक्ट है, उसके अंदर से बाल की खाल को निकालता है कि भैया आधी लाइन चाहिए, पूरी नहीं चाहिए।
कोऑर्डिनेट कहता है कि पूरी लाइन चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है नहीं बेटा आधी लाइन चाहिए, पूरी नहीं चाहिए, है ना। तो ये क्योंकि रियल एक्सिस है, मतलब वही, अगर ये एंगल 2π/3 तो ये भी एंगल 2π, क्योंकि स्लोप में आप एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं, तो अगर ये एंगल 2π/3 है तो इस लाइन का ये एंगल भी 2π/3 हो गया। एक्स एक्सिस से एंगल 2π/3 का मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री। बोलो 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री को 180 - 60 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -10 60, यानी कि -√3। शॉर्ट में कर दिए, आप समझते हो इतना। तो ये x1 y1 हो गया और ये स्लोप हो गया। तो पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है, तो लाइन का इक्वेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ये आपने लाइन का इक्वेशन यहाँ पर देखो निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये आर्गुमेंट की हेल्प से हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन निकालना सीखा है। अभी हम आर्गुमेंट की हेल्प से सर्कल का इक्वेशन भी निकालना सीखेंगे, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।